नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जल्द ही जो आपको एस्टेट के फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे, तो सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो यहाँ पर जो पेडागोजी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा चक्कर के संदर्भ में कौन सा जो यहाँ पर सही क्रम है। अभिप्रेरणा चक्कर के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, या आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि या उत्तेजना में कमी। तो इनका सही क्रम जो बताना है, और सही क्रम अगर हम देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद प्रबल प्रेरणा, प्रबल जो प्रेरणा है इसके बाद उत्तेजना, उत्तेजना जो उसके बाद आ जाएगा लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उसके बाद उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। मतलब जैसे कोई काम है, सबसे पहले क्या उसके लिए आप उत्सुक तो होते हैं, और जब जो चीज़ आपको मिल जाती है तो उसके बाद उसकी जो उत्तेजना वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका जो क्रम है ये माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो अल्बर्ट बंडूरा है, इनका है सामाजिक सिद्धांत। तो सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो इनके सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन की, प्रतिधारण की, पुनः आवृत्ति की, या सार का दोहराना। और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है जो ऑप्शन बी में आई है, प्रतिधारण की। तो बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये प्रतिधारण की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों के द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे जो सही तरीका है, ये इनमें कौन सा है? अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों के द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अधिगम में निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों के द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसर को बढ़ाने का जो सबसे सही तरीका है, सही तरीका जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे शिक्षार्थी जो सीखने में किसी निर्योग्यता से ग्रसित हैं, उनके जीवन को उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें विविध कौशल तथा युक्तियों का शिक्षण दिया जाए, जिससे कि वे इसका उपयोग सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इनके अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में विभिन्न करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु की अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों को अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर है। तो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसके अनुसार, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है ए वाला, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। अब एक जैसे एग्जाम है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है जैसे वाइगोत्स्की है, इसका कौन सा सिद्धांत है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक और भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सीखने के लिए आकलन। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो सीखने के लिए आकलन क्या है?
और इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो सीखने के लिए जो आकलन है यहाँ पर अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है विद्यालय आधारित आकलन। परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आंकलित किया जाएगा? इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें निरंतर परीक्षण होता है। अब विद्यालय आधारित जो आकलन है इसको अगर हम देखें तो ऑप्शन सी को माना गया है। रचनात्मक जो है क्रिएटिविटी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में ये वृद्धि करता है, क्योंकि ये इस प्रकार के जो कम वाले जो होते हैं कभी भी सेंसर नहीं हो सकते। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो ये तथ्य कौन से वाला है? संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं। तो कौन से वाला अब इनमें सही है? संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? अब सबसे कम ध्यान की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन सी में आया है यहाँ पर, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं, तो इसी को जो यहाँ पर माना गया है। सॉरी, ये जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर, संवेग जो है न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो तथ्य पर संवेग के मनोविज्ञान में सबसे कम ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, तो किसके रूप में जाना जाएगा? मतलब जैसे राजेश या उसकी तो पूरी मर्जी है, जो क्वेश्चन है उसको हल कर ले, उसकी क्या कह सकते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ है, तो किसके रूप में जाना जाएगा? इसे प्रेरक कहा जाएगा, व्यक्तिगत विशेषक कहा जाएगा, संवेग कहा जाएगा या प्रत्यक्ष कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा इसको? और जो आंतरिक जो प्रेरणा है तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रेरक, मतलब अंदर की जो भावना है। तो ये जो अभिप्रेरणा है ये एक ऐसा बल है जो शिक्षार्थियों के अंदर से पैदा होता है, न कि कोई ऐसी चीज़ जिसे शिक्षक शिक्षार्थी में अपनी ओर से पैदा करता है। तो ये आंतरिक भावना कह सकते हैं आप इनकी। इसके बाद है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। शिक्षकों से मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास से हो। तो कौन से वाला यहाँ पर सही आंसर है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। एक शिक्षक जो होता है उसके लिए यह जरूरी है कि वह शिक्षण के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए। उन्हें पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उसका परीक्षण किया जाएगा। सीखने के लिए तैयार न हो। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो एक शिक्षार्थी जो कब तक नहीं सीख सकता?
जब तक वे स्वयं सीखने के लिए तैयार ना हो। मतलब जब जैसे बच्चों की स्वयं के पढ़ने की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान जो होते क्लास में लेकिन ध्यान बाहर खेल रहा होता है। तो जब तक बच्चे के अपने मन के अंदर से भावना पैदा नहीं होगी कि मुझे कुछ करना है, तब तक बच्चा जा कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन पर। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है? घटक की बात करें तो ये देगा पोषण पर। इसके बाद है रेंजोली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जान जाते हैं। तो ये रेंजोली अपनी कौन सी परिभाषा के लिए जान जाते हैं? 4 पंक्ति, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय या त्रिमुखी। तो रेंजोली कौन सी प्रतिभा के लिए जान जाते हैं? तो इनको जो जाना जाता है, जो ऑप्शन सी में आई है यहाँ पर, तो कौन सी है ये? त्रिवृत्तीय, इसके लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। अब एक क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या जरूरी है? इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। इसके बाद है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो अधिगम में निर्योग्य वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए सबसे जो सही पद्धति है उपयुक्त वो कौन सी है? व्यक्ति अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल, संरचित व्यवहारपरक अवलोकन। तो अधिगम निरोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? सबसे सही पद्धति जो है यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है, संरचित व्यवहारपरक अवलोकन। इसके बाद है कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो समाज में लिंग समानता का मानदंड कौन सा हो सकता है? विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो कौन से वाला सही है? इनमें कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला है, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? व्यक्तिक अंतर जो होता है, जैसे क्लास है उसमें विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, कोई किसी काम को जल्दी सीख लेते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। तो व्यक्तिक अंतर का ज्ञान शिक्षकों की मदद करता है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार के तो जो आंसर है कभी सही नहीं हो सकते। व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति और उत्तरदायी ठहराने में, तो असफलता इस प्रकार के भी आंसर कभी सही नहीं हो सकते। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अब इनमें देखें तो कौन से वाला सही है? तो इनमें अगर हम देखें तो, क्योंकि 2 ऑप्शन है, दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी वाला है इसको ही यहाँ पर सही माना गया है। तो व्यक्तिगत अंतर क्या है? एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जो उन शील गुणों पर बल देती है जिसके आधार पर व्यक्तिगत जीव भिन्न भिन्न होते हैं, और इसी अंतर का ज्ञान शिक्षक को शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। मतलब एक टीचर जो है उसको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कैसी प्रवृत्ति का है। कोई किस काम को जल्दी सीख लेते हैं, कोई लेट से सीखते हैं। इसके बाद है व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण, प्राकलन, ये लक्ष्य हैं पारस्परिक तर्कणा के, आगमनात्मक तर्कणा के, निगमनात्मक या वैज्ञानिक पद्धति के। व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण ये क्या है, किसके लक्ष्य हैं? और जो ऑप्शन डी में आई है यहाँ पर किसके हैं?
वैज्ञानिक पद्धति की। नेक्स्ट आ जाता है कक्षा जो 8 है 7 है 7, इसका शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। शिक्षार्थियों की दिखाई की त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। अब कौन से वाला सही है इसमें? अगर गणित में कोई गलतियाँ करता है, त्रुटियाँ करता है, तो एक टीचर या उसका जो यहाँ पर काम है ऑप्शन सी वाला, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें या फिर स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। इसके बाद है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, चाक्षुष, स्थानिक या अस्तित्वपरक। तो संवेगात्मक बुद्धि या बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसके साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेजिया, संवेदीकरण विकार, एकाग्रता ह्रास, अति क्रियाशील विकार। अब इनमें जो है ऑप्शन हमारा डी वाला है। तो कौन सा है? एकाग्रता ह्रास, अति क्रियाशील विकार। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो कौन सा उपागम है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? मनोगत्यात्मक है, पर्यावरणीय है, जीव वैज्ञानिक या व्यवहारवादी। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो कौन सा पर्यावरणीय है? तो ये पर्यावरणीय उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। इसके बाद है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? अगर कोई जो वस्तु है, कोई भी चीज़ वो अगर छिप जाती है और उसे वो ढूंढ लेता है, तो ये सब ये प्राय व्यवहार है, वस्तु स्थायित्व है, समस्या समाधान है, ये प्रयोग करना है। तो अगर कोई शिशु कोई छुपी हुई चीज़ को खोज लेता है तो कौन सा व्यवहार है ये? कौन सा जो काम उसने सीख लिया है, किस काम में वो दक्ष हो गया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है वस्तु स्थायित्व वाला, तो ये जो जीन पियाजे हैं इनका था ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी एग्जाम में आता है। तो इसमें पहली अवस्था थी इंद्रजनित गामक अवस्था। इसमें जो 2 साल का बच्चा है 18 से 24 महीने वाला उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती और वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढने लग जाता है। इसी गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का था। 4 जो सिद्धांत है इन्होंने बताए थे। पहला तो इसमें इंद्रजनित गामक अवस्था थी, दूसरा मूर्त और उसके बाद अमूर्त और औपचारिक। तो इस प्रकार से जो है बताए थे इन्होंने। इसके बाद है कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दिखाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें और किस प्रकार की गतिविधि है, निबंधात्मक है, घटनावृत्त है, समस्या समाधान है या पोर्टफोलियो आंकलन है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला हमारा, तो पोर्टफोलियो आंकलन ये कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षार्थियों को सबसे कम
प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को जो है समान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को मान्य करता है और इन बच्चों को समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विद्यालय मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है या दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो शिक्षार्थियों की सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय के बारे में जो बतलाया गया है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो विद्यालय जो है समान रूप से सभी को सिखाता है, तो उनकी दृष्टि में सभी एक समान है, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है विद्यालय में, न कि ऊंच नीच के हिसाब से। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य होता है। तो यहाँ पर कौन सा वाला सही है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? सही देखें तो जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। इसके बाद है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ के अनुसार एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतर्वैयक्तिक? और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी में, तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो एयरफोर्स पायलट जो है उसके अंदर होती है गतिक बुद्धि। तो गतिक बुद्धि के जो लोग हैं इनमें सारी गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता, वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने और उपयोग करने की क्षमता होती है। और इस तरह के जो बुद्धि वाले हैं वे खिलाड़ी, शिल्पकार, सैनिक होते हैं, तो उनमें होती है इस प्रकार की बुद्धि। इसके बाद है बुद्धि का जो स्पीयरमैन। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जो जी है अनुवांशिक, उत्पादक, सामान्य या वैश्विक है। तो ये दो बताए थे उन्होंने, एक एस और एक जी। तो ये जी है क्या? जो ऑप्शन सी में आया है। जी का मतलब जनरल से, एस का मतलब स्पेसिफिक से। तो जी कारक सामान्य बुद्धि कह देते हैं और एस कारक जो है ये विशिष्ट बुद्धि होती है। इसके बाद है मनोसामाजिक सिद्धांत। निम्नलिखित में किस पर बल देते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंग व प्रसुप्ति स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देते हैं? और ये देते हैं उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। तो यहाँ पर जाइए, उद्योग बनाम हीनता भी आप कह सकते हैं, उद्योग बनाम हीनता स्तर। और आयु भी आ जाती है कई बार एग्जाम में, तो वो भी जो आपने याद रखनी है। तो यह 6 से 12 वर्ष वाली उद्योग बनाम हीनता। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है किस व्यक्ति से संबंधित है? यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर, लव वाइगोत्स्की। तो किससे है इसका संबंध? और यहाँ पर अगर हम संबंध को देखें तो ऑप्शन जहाँ रहेगा डी वाला, जो थे लेव वाइगोत्स्की। तो इनका मानना था कि बालक जिस आयु में किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं।
इसके बाद है आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, समिति बनवाते हैं। आपसे जोड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर वो होंगे? पारस्परिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है सी वाला हमारा, उत्तर पारंपरिक इसको माना गया है। तो ये जो लॉरेंस जो कोलबर्ग है, इनका है नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो इनके अंतिम स्तर उत्तर पारंपरिक स्तर पर बालक के नैतिक आचरण पूर्ण आंतरिक नियंत्रण में होता है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर जो इसको माना गया है। तो ये तो हमारे यहाँ पर जो है पेडागोजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे जो यहाँ पर हिंदी ग्रामर जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि आच्छादन जो शब्द है इसमें आपने उपसर्ग बताना है। इसमें उपसर्ग कौन सा है? आच, अ, अह या आ, कौन सा है? उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होता है जो शब्द के शुरू में लगते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहेंगे, और जो लास्ट में लगे जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द के शुरू में है, जैसे आच्छादन है, इसके शुरू में बताना है। अब जो यहाँ पर शुरू में जो आया है ये आ है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग है? अब प्रयोग है, प्रस्ताव, ममता या प्रतिमा, जिसमें उपसर्ग लगा है। 22 उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग कौन से वाला है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही दिया गया है, प्र प्लस में योग। तो अन्य को देखें, ममता, प्रतिमा, प्रस्ताव, क्योंकि उपसर्ग लगने पर उसका जो अर्थ है वो भी आना चाहिए, तो यही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो कौन से वाला है? पर्यावरण, असुरक्षित, अत्याचार या अधकचरा। एक से अधिक उपसर्ग लगे हैं, मतलब एक से ज़्यादा उपसर्ग है, वो कौन से वाला है? अब इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में है पर्यावरण, क्योंकि इसमें परि भी है, परि उपसर्ग आ भी है, और उसके बाद वृद्ध धातु है इसमें, जिसका मतलब वर्ण करने अर्थ में है वो जो होती है पर्यावरण। तो परि, आ और वर्ण, परि, आ और वर्ण, इनसे मिलकर ये बना है पर्यावरण, जो हमारे चारों का जो वातावरण होता है। नेक्स्ट आ जाता है आत्म त्याग। इसमें कौन सा उपसर्ग है? ग, अ, त्याग या फिर आत्म। आत्म त्याग उपसर्ग कौन सा है इसमें? अब उपसर्ग की बात करें तो इसमें आत्म जो है उपसर्ग रहेगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा उपसर्ग है जो अरबी या फारसी का है? उप है, ना, को या पर। अरबी फारसी का है, कौन से वाला है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, तो ये जो ना शब्द है इसको माना गया है। उप, कु, सु, स, पर, ये क्या है? हिंदी के होते हैं। ये उपसर्ग सर किसके है? हिंदी के। जबकि ना, वद, ला, ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, जैसे काबिल, ना समझ, ना मुरीद या ना मुराद। तो ये अरबी फारसी के हैं, तो ये वाला ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है एन वक्त कौन सा उपसर्ग है? एनव, ए, वक्त या एन। उपसर्ग पूछा गया। यहाँ पर उपसर्ग की बात करें, ऑप्शन रहेगा डी वाला, एन, यही यहाँ पर उपसर्ग इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो दूसरे देश के हैं, विदेशी से भाषा से आए हैं। प्रत्यय, आगत उपसर्ग या निपात। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो दूसरी भाषाओं से आते हैं उपसर्ग उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा गया है? आगत
उपसर्ग। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग क्या है? आगत उपसर्ग कहे जाते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी? इनकी संख्या 19 मानी गई है। अल, कम, खुश, गैर, ना, ब, बद, ला, सर, हम, हर, किला, बे, बा, फिल, फी, दर। इस प्रकार से 19 ये माने गए हैं। जो दूसरी भाषा देश से जो आते हैं विदेशी भाषाओं से, आगत उपसर्ग उनको कहा जाता है। इसके बाद इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है जिसमें सम लगा हो? संस्कृत, संस्कार, सम्मेलन या ये सभी। वैसे अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो सभी यहाँ पर सही है। इसको बहुत सारे संस्कृत बोलते हैं, लेकिन ये माँ है तो संस्कृत इसको बोला जाता है। सम प्लस में कृत, सम प्लस में मिलन, सम प्लस में का। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे सही बनेंगे। इसके बाद आ जाता है अतियुक्ति। इसमें भी उपसर्ग है, अत्यो, अति, कित या उक्ति। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्गों की बात करें तो ऑप्शन बी वाला है। इसमें अति जो है इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उर्दू के उपसर्ग से बना है कपूत, अधबका, 19 या खुशबू। तो उर्दू से बना है, अब कौन से वाला है? और जो ये ऑप्शन डी में आए हैं खुशबू, तो यही बना है खुश प्लस में भू, खुशबू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद है, इनमें से उपसर्ग रहित कौन सा है? अत्यधिक, सुयोग, विदेश या सुरेश। उपसर्ग रहित मतलब उसमें उपसर्ग नहीं है, कौन से वाला है? और जो ऑप्शन डी में है सुरेश, क्योंकि इसमें क्या है? प्रत्यय लगा है, उपसर्ग इसमें नहीं है। तो रहित जा यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर बहिर्मुखी। इसमें उपसर्ग है बहिर, बहिष, बहिर, बहि। कौन से वाला है? तो उपसर्ग पूछा गया है इसमें, और ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो बहिर जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। बहिर किसको कह देते हैं? बाहर को कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्र, एक, प्रति या एक। प्रत्येक। संधि की अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो उपसर्ग है, संधि का भी उदाहरण है ये, तो इसमें जो है यण संधि आपकी रहने वाली है। यण संधि का उदाहरण है ये। और उपसर्ग की बात करें तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो प्रति जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है, प्रति प्लस में एक, प्रत्येक ई को या हो जाता है तो उसके बाद प्रत्येक बनता है। जैसे स्वागतम होता है, सु प्लस आगत, स्वागत। नेक्स्ट आ जाता है, संयोग की उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो सम, सन, सु, सम कौन से वाला है? इसमें माँ है, ये अंक की बिंदी है। कौन से का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो जिसमें माँ बना है और हलंत है, इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। सम प्लस में योग, संयोग, क्योंकि माँ जो है इसको अनुस्वार हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अधिकार। इसमें भी उपसर्ग है, कर है, कार, अ या अधि। कौन सा है इसमें? अधिकार में। तो उपसर्ग की बात करें तो जो शुरू में लगा है यहाँ पर, तो अधि जो इसमें उपसर्ग है, अधि। यह क्री धातु में बना है, अधि प्लस में क्री से बना है, को वृद्धि होकर तो अधिकार फिर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है अध्यक्ष। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अधि, अध, अथ या अध। अध्यक्ष में, अध्यक्ष में भी अगर हम उपसर्गों की बात करें तो अधि जो उपसर्ग है उससे बना है, अधि प्लस में अक्ष। वैसे ही संधि में अगर इसको ले जाए ई को या हो जाता है, या आधा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है संग्राम। इसमें भी उपसर्ग बताना है, कौन से वाला है? सन है, सम, स या सत। संग्राम में तो यहाँ पर उपसर्ग की बात करें तो ऑप्शन बी वाला बनेगा हमारा, सम जो है इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में
बाद में जोड़ते हैं, मध्य में, आगे या कहीं भी और जोड़ सकते हैं। उपसर्ग किन्हें कहा जाएगा? जैसे कि हमने शुरू में ही बात की थी, तो शब्द में क्या वो शुरू में जोड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अधिकारी। अधिकारी में कौन सा है? अधिकार ऊपर पहले हमने पढ़ा था, अधि और क्रिय वाला, तो ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी अधि ही उपसर्ग रहेगा। किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा? अब नहीं में पूछा गया, नहीं कौन से में है? अकथ में, अभेद, अचूक या अनुज में। तो कौन सा शब्द है जिसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन डी वाला है, ये अनुज है। तो इसमें अभेद, अकथ, अचूक, अनुज में नहीं है। इसके बाद आ जाता है आगमन। यहाँ पर भी उपसर्ग है, आ, अ, आग या मन। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें ऑप्शन ए वाला है, इसमें आ है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से निर उपसर्ग नहीं है। निहिशेष, निर्देश, निर्वाह या निर्भर। तो निर उपसर्ग नहीं है। अब नहीं देखें तो ऑप्शन ए वाला है, निहिशेष वाला। नेक्स्ट आ जाता है समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा और गौण के अर्थ में उर, उत, उप या उ। तो कौन सा आएगा इसमें? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो उप समीप। तो उप जाइए आ जाएगा, समीप, छोटा और गौण के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बुरे अर्थ में प्रयोग आने वाला बद उपसर्ग यह संस्कृत का है, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू फारसी का है। बद किस्मत, बदतमीज, इस प्रकार से जो बोलते हैं, बदमाश, तो बुरे उसमें इसका प्रयोग आता है। तो इसका जो प्रयोग में हुआ है ये उर्दू फारसी का है, तो उर्दू फारसी भाषा का है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्याशा। प्रति प्लस में आशा, प्रत्याशा यह संधि वैसे ही, इसमें भी उपसर्ग है अ, प्रति, प्र या प्रत्यय। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी, प्रत्याशा। प्रति प्लस में आशा, प्रत्याशा। नेक्स्ट है उपसर्ग, जैसे अतीन्द्रिय है, अति, अतः, अत या अ। कौन सा है? तो उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला, अति उपसर्ग है, दीर्घ संधि में हो जाता है, ई को दीर्घ हो जाएगा ये, अति प्लस में इंद्रिय, अतीन्द्रिय। तो ये जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दो काल में कैसा उपसर्ग है? उर्दू है, हिंदी, फारसी, अरबी, या कह सकते हैं कि कौन सा भाषा का है ये दो काल? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये हिंदी का है। दो का प्रयोग हुआ, इसका मतलब यहाँ पर बुरा या हीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब उपसर्ग, ये लगा है बदबू में, बदनाम में, बदौलत में या बदहजमी में। तो ब उपसर्ग है, किस में है? बदौलत में, बदौलत। उर्दू फारसी का है ये, अगर ये भी आ जाता है। नेक्स्ट है परिक्रमा। अब इसमें भी उपसर्ग बताना है, आ, पर, प या परि, परिक्रमा में। इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो परि यहाँ पर उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है लोगों ने उसे मारकर अधमरा किया। ये जो यहाँ पर अंडरलाइन वाला जो है अध, बिल्कुल गुड़ा जो है, तो ये यहाँ पर बताना है ये संज्ञा है, अव्यय है, उपसर्ग है या प्रत्यय है, क्या है? लोगों ने उसे मारकर अधमरा किया, तो ये अध क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखें तो ये एक उपसर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब आदि, मध्य, अंत किसी में भी नहीं, अभी हमने पढ़ा भी था ये, तो शब्द का जो शुरू है आदि, तो उसी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दुरात्मा। उपसर्ग कौन सा है? दुर, दुर, दुरा या दुस। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। तो इसमें उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, तो दुर जाए यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिध्वनि। इसमें कौन सा उपसर्ग है?
तो यहाँ पर प्रति है, प्रत या प्रतिघव, कौन सी है? उपसर्ग के अगर हम इसमें बात करें तो प्रति या यहाँ पर उपसर्ग है, प्रतिध्वनि, प्रति है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है उत से निर्मित शब्द है जिसमें उत लगा हो ऐसा अवकाश, उच्चारण, अपकार या अध्ययन, कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो बना है उच्चारण, उत प्लस में चारण से बनता है, तक उच्चार होता है तब जाके ये बनता है। उत्पाद, उत्थान, उत्सर्ग, उल्लास, उड्डयन, उत्कंठा, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। नेक्स्ट है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अ, अध, अधि या ता, कौन सा है अधिमानता में? इसमें भी देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, अधि, इसमें उपसर्ग है। अधिनियम, अधिसूचना, अधिकरण, अध्यात्म, अधिपति, अधिकार, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो अधि से बने हैं। इसके बाद है उपसर्ग, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश या पद, किसको कहते हैं उपसर्ग? तो उपसर्ग जो है इसको क्या कहा, ये उपसर्ग किसे कहेंगे? तो ये कहेंगे शब्दांश को। तो उपसर्ग को शब्दांश अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करें। जैसे हार है, हार शब्द जो होता है, हार हरी धातु में जो बनता है, जब हम इसके आगे, वैसे तो हार माला है, लेकिन जब हम इसके आगे प्रा अर्थ लगा देते हैं, प्रा, तो प्रहार जो है इसका मतलब फिर हमला करने से हो जाता है। तो इस प्रकार से जब ये उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के शुरू में जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ को भी परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।